ठीक है, तो एनोड रे, अभी हम लोग कैथोड रे पढ़ चुके थे। ठीक है, कैथोड रे पढ़ चुके थे और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ चुके थे। एनोड रे में क्या होता है, एनोड रे में भी सिमिलर apparatus यूज होता है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या रहता है, डिफरेंस ये रहता है कि यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड का यूज होता है। ठीक है, परफोरेटेड कैथोड मतलब यहाँ पे जो कैथोड दिख रहा है उसमें छेद बना दिए जाते हैं, होल कर दिए जाते हैं। ठीक है, जिसको परफोरेटेड कैथोड बोलते हैं, बाकी सारा apparatus सेम रहता है। So it has been established that electron is a negatively charged particle and present in all the atoms. ठीक है, ये बात का पता चल चुका था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और जितने भी एटम्स हैं हर एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। एज एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, सबको पता है कि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो जितने नेगेटिव है उतने पॉजिटिव भी होने चाहिए उसमें, कॉमन सेंस। इट हैज बीन कंफर्म बाय एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट से भी इस चीज को प्रूव कर लिया था कि जितने नेगेटिव है मतलब न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव होगा, और जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव होगा, तभी कोई चीज न्यूट्रल हो सकती है। तो साइंटिस्ट गोल्डस्टीन इन 1886 डिस्कवर्ड द न्यू टाइप ऑफ रेज, ठीक है, न्यू टाइप ऑफ रेज in a discharge tube, new type of rays in a discharge tube, same discharge tube which was used by Thomson to discover electron. He carried out the experiment in the discharge tube containing perforated cathode. What he did, he customized that cathode, discharge tube. He customized the discharge tube and insert the perforated cathode inside it. ठीक है, but in the Thomson experiment, the cathode and anode were intact, but in this experiment what Goldstein did, he just perforated the cathode. It was observed that when high potential difference, ठीक है, when high potential difference was applied between the electrode, same experiment like what we did in cathode ray discovery, high potential was applied in low pressure. Now not only cathode ray were produced but also a new type of ray were produced simultaneously from the anode. बट सेम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये तो पता ही है कि जो पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में हुआ था वो तो होगा ही, मतलब कैथोड रे तो बनेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, एक और नया चीज भी देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, सो व्हाट वाज द न्यू थिंग, यहाँ पे लिखा है कि a new type of ray were produced simultaneously from anode, moving from anode toward the cathode through the holes of cathode. मतलब ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये जो कैथोड रे होता है वो कैथोड से निकलता है, एनोड की तरफ जाता है, जिसके कारण इस पोजीशन पे एनोड के पीछे लाइट हो जाता है थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे लाइट हो जाता है, इनविजिबल होता है कैथोड रे, जैसा कि पढ़े थे हम लोग, इनविजिबल होता है, और इनविजिबल होने के कारण दिखता नहीं है, सिंपल यहाँ पे सिर्फ हम लोग को ग्लो दिखता है। ठीक है, बीच में कोई ग्लो नहीं दिखता है, डायरेक्ट इस पोजीशन पे ग्लो दिखता है, तो जिससे पता चलता है कि कुछ चीज यहाँ से निकला है और यहाँ पे आके उसको ग्लो कर रहा है। अब एनोड रे में क्या हुआ कि यहाँ इसके पीछे ग्लो देखने के लिए मिला, फ्लोरेसेंस यहाँ लिखा हुआ देखो इसके पीछे में, और ये फ्लोरेसेंस कैसा था, ये होल से होके आ रहा था। ठीक है, इन होल से होके आ रहा था और यहाँ पे दिख रहा था इस तरीके से। सो इसका कुछ, ये एक न्यू रे था, तो इसका नाम क्या रख दिया, इसका नाम रख दिया एनोड रे। ठीक है, क्योंकि दिस रे वॉज इमर्जिंग फ्रॉम एनोड, एनोड से निकल रहे थे, और उस टाइम पे कैथोड रे बोला गया था क्योंकि दे वर इमर्जिंग फ्रॉम द कैथोड। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया गया है कि हाँ, एनोड रे आर कॉल्ड कैनाल रे। ठीक है, एनोड रे को हम लोग क्या बोलते हैं, कैनाल रे बोल रहे थे। क्यों, क्योंकि ये जो होल्स थे उसके थ्रू से पास हो रहे थे ये होल, मतलब रेस। ठीक है, बिकॉज दे पास थ्रू द होल्स ऑफ द कैथोड, कैनल्स होते हैं। ठीक है, सीवेज सिस्टम में कैनल्स पड़े हैं, तो कैनल्स के थ्रू होके पास हो रहे थे, वो होल्स टाइप के बने हुए थे उससे। सो देज रे वाज आल्सो कॉल्ड एनोड रे, एनोड रे भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एनोड से ओरिजिनेट हो रहे हैं, एनोड साइड से ओरिजिनेट हो रहे हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। ठीक है, एनोड मतलब क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। तो इसलिए ये लोग एनोड से प्रोड्यूस हो रहे थे, तो इसलिए इनको एनोड रे भी बोला जाता है। एनोड रे सिंपली मीन्स द रेज प्रोड्यूस फ्रॉम एनोड। ठीक है, एनोड से जो रेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको एनोड रे बोल देंगे। These were
नेम्ड पॉजिटिव रेज बाय जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन इनका नाम पॉजिटिव रे रख दिए। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे इसकी एनोड रे के? सो अगेन एनोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रे भी क्या करता था? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता था। उसको देखने के लिए क्या कहते हैं? वी पुट एन ओपेक ऑब्जेक्ट इन द ट्यूब। ठीक है, और उसके बाद फिर लो प्रेशर पे जब डिस्चार्ज ट्यूब को स्टार्ट किया गया लो प्रेशर पे, तो उसकी उस ऑब्जेक्ट की शैडो बनने लगी ठीक उस ऑब्जेक्ट के पीछे। तो इससे पता चला कि स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करते हैं। सो दिस रे रोटेट द लाइट पैडल। ये सब हम लोग देख चुके हैं, लाइट पैडल को रोटेट करता है। एनोड एंड आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। ठीक है, एनोड रे आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम लाइक कैथोड रे, एनोड रे आर आल्सो डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. In electric field, they get deflected toward the negative charge plate. This is the only difference. ठीक है, कैथोड रे यूज्ड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि वो खुद नेगेटिव था तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और क्योंकि एनोड रे ये खुद पॉजिटिव है तो ये ऑफ कोर्स नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। दिस इंडिकेट कि these were positively charged. द एनोड रे इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। तो एनोड रे क्या करता था? वो फोटोग्राफिक प्लेट को खराब कर देता था। अर्लियर फोटोग्राफिक प्लेट्स वर यूज्ड। ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट यूज करते थे हम लोग, उस पर लाइट पड़ने से खराब हो जाता है, तो इसी तरह से ये फोटोग्राफिक प्लेट को डैमेज करता था। द नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ गैस यूज। तो जैसा गैस हम लोग यूज करेंगे उस तरीके का एनोड में मतलब नेचर ऑफ एनोड रे होगा। ठीक है, एनोड रे का नेचर डिपेंड करेगा टाइप ऑफ गैस यूज, बट कैथोड रे में ऐसा नहीं था। इन कैथोड रे इट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ गैस यूज। ठीक है, कैसा भी गैस लो सेम रिजल्ट आता था। बट यहाँ पे जब हम लोग कैथोड रे एनोड रे को देख रहे हैं तो यहाँ पे गैस चेंज कर रहे हैं तो रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन दो पॉइंट डिफरेंट है कैथोड रे और एनोड रे में। पहला पॉइंट है तुम्हारा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट होता है या डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, और दूसरा डिफरेंस ये है कैथोड रे से कि नेचर ऑफ एनोड रे डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ गैस यूज। और कैथोड रे में कैसा भी गैस तुम यूज कर रहे थे वो चल रहा था, बट एनोड रे में तुम जैसा गैस यूज करेगा वैसा रिजल्ट मिलेगा। फिर अब वो बात कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। प्रोटॉन है क्या? सो जे थॉमसन इन 1906 found that particle obtained in discharge tube containing hydrogen have E by m value 9.579 into 10 to the power 4 कूलम पर ग्राम। तो जो जे थॉमसन थे वो ऑब्जर्व किए कि हाइड्रोजन को जब डिस्चार्ज ट्यूब में ऐड करके हम लोग देख रहे हैं ना एनोड रे को, तो जो E by m का वैल्यू जैसे हम लोग वहां पे इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट किए थे, तो E by m का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे 9.579 into 10 to the power 4 coulomb per gram. So this was maximum value of E by m observed for any positive particle. तो जितना भी पॉजिटिव पार्टिकल है उसके लिए E by m का सबसे मैक्सिमम वैल्यू यही था। E by m क्या होता है? चार्ज बाय मास का रेशियो होता है। ठीक है, चार्ज बाय मास का रेशियो होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन के केस में कैलकुलेट कर रहे थे तो कोई भी गैस हो रहा था तो सेम ही आ रहा था हर बार E by m का रेशियो। और ये प्रोटॉन के केस में यहाँ पे अलग आ रहा है, मतलब प्रोटॉन क्या सबसे ज्यादा तुम्हारा आ रहा है हाइड्रोजन के केस में। इट वाज अज्यूम्ड दैट पॉजिटिव पार्टिकल गिवन बाय हाइड्रोजन रिप्रेजेंट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या यहाँ पे क्या बोले जा रहा है कि जो पॉजिटिव पार्टिकल गिवन बाय हाइड्रोजन रिप्रेजेंट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन को बताया गया था उसी तरह देखो यहाँ पे H+ लिखा है। तो H+ मतलब क्या हो गया कि ये बेसिक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया और उसके बाद ये प्रोटॉन बना दिया। तो ये माना गया था उस टाइम कि जो पॉजिटिव पार्टिकल है हाइड्रोजन दे रहा है जो पॉजिटिव पार्टिकल को, ये फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सो दिस पार्टिकल वाज नेम्ड एज प्रोटॉन। ठीक है, इसका नाम प्रोटॉन रख दिया। अब प्रोटॉन वाज गिवन बाय रदरफोर्ड। नेम प्रोटॉन वाज गिवन बाय रदरफोर्ड इन 1911। 1911 में इसका नाम रदरफोर्ड प्रोटॉन दिए थे। ये यहाँ पे बता रहा है ये वाला लाइन कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए तो जो बचा उसी को प्रोटॉन बोलते हैं, इसलिए H+ लिख दिए कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है हाइड्रोजन तो वो क्या बना रहा है H+, और यही H+ का नाम क्या है? प्रोटॉन है। ठीक है, सो हाइड्रोजन रिप्रेजेंट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ पॉजिटिव चार्ज।
सबसे छोटा सबसे बेसिक पार्ट यही शो कर रहा है, ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ पॉजिटिव चार्ज यही शो कर रहा है, जहाँ पे सिर्फ एक, देखो और भी कोई है जिसका तुम पॉजिटिव चार्ज लाओगे ना तो उसमें एक ना एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, बात समझ में आ रही है। लेकिन हाइड्रोजन के पास क्या है कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो उसको लॉस कर दिया, तो अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जो भी बचा, न्यूट्रॉन तो ऑलरेडी नहीं होता, अब जो इलेक्ट्रॉन था उसको भी लॉस कर दिया, तो बचा क्या, सिर्फ प्रोटॉन बचा, सिर्फ पॉजिटिव एक प्रोटॉन बचा, तो इसीलिए H प्लस को क्या बोल दिया, फंडामेंटल बोल दिया। बात समझ में आ रही है। हाइड्रोजन डू नॉट कंटेन न्यूट्रॉन। यस सर। हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन जो था वो भी लॉस कर दिया, तो बचा क्या, H प्लस बन गया। तो दिस H प्लस कंटेन ओनली प्योर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं है, इसके न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन है, तो इसका नाम प्रोटॉन रख दिया और H प्लस से इसको शो करने लगा, ठीक है। आप बोल रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। यस सर। सो प्रोटॉन इज ऑल्सो ए सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। प्रोटॉन भी क्या है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, विच कंस्टिट्यूट एनोड रे, एनोड रे को बनाता है प्रोटॉन, एंड प्रोड्यूस्ड व्हेन हाइड्रोजन इज टेकन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। कब बनता है प्रोटॉन, जब हाइड्रोजन गैस को हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब में डालेंगे तो प्रोटॉन बनता है और एनोड रे प्रोड्यूस होता है, ठीक। मतलब बहुत सारा ऐसा प्रोटॉन मिलके एनोड रे बना देगा। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, सबको पता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, डिफ्लेक्ट होता है। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल, इक्वल मतलब क्या, किससे इक्वल होगा, इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है उसी के इक्वल होता है, बट ऑपोजिट होता है दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, लेकिन प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना पॉजिटिव होता है, तो प्लस 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पर यूनिट, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन में तुम्हारा -1.602 इंटू 10⁻⁻19 होता है। बात समझ में आ रही है। चलो, अब बोला जा रहा मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास क्या होगा। हाँ, प्रोटॉन का मास क्या होगा, तो प्रोटॉन का मास के लिए यहाँ बताया गया कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, ठीक है। क्यों ऐसा लिख दिया, क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, एंड इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। इलेक्ट्रॉन का मास 2000 टाइम लेस होता है, किससे, प्रोटॉन से, तो उसके मास को हम लोग कंसिडर नहीं करते, तो बचा क्या, सिर्फ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम का जितना वेट होगा उतना ही होगा प्रोटॉन का, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो एक शिप है, शिप बहुत बड़ा शिप है जिसका वेट मान लो कम से कम 10,000 किलो या 50,000 किलो है, उसमें 1 किलो का एक बर्ड आके बैठ गया तो कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। नो सर। यहाँ पे इतना बड़ा, जैसे मान लो कोई घर पे बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, उसमें तुम्हारा 1 करोड़ का बजट बन गया, या फिर मान लो 50,000 का बजट बन गया, और तुम कोई बोलेगा कि 50 रुपए का ये चीज घट रहा, तो वो मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि 50 रुपए के कारण 50,000 का तुम पूरा अपना प्रोग्राम को गड़बड़ कर दोगे, ये चीज है। सो द मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसलिए बोला गया कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का वेट को नेग्लिजिबल मानते हैं, और इसको कैलकुलेट करके 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg तक ले आए। चलो, अब आता है मास ऑफ प्रोटॉन रिलेटिव टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं मास ऑफ प्रोटॉन को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ऊपर प्रोटॉन का मास लिखे, और लास्ट टाइम हम लोग जो इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट किए थे उसको नीचे लिखे, दोनों को डिवाइड दिए तो 1837 एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है, 1837 आ रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दस द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम लार्जर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है, जो कि राउंड फिगर में क्या 2000 इसको मान ले। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1837 टाइम लेस है, किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से। यदि प्रोटॉन का मास 2000 kg है तो इलेक्ट्रॉन का मास 1 kg है, ठीक है। नाउ यहाँ पे चार्ज टू मास रेशियो ऑफ ए प्रोटॉन, E/m जो वहां पे कैलकुलेट कर रहे थे इलेक्ट्रॉन के लिए, वही चीज यहाँ पे कैलकुलेट किए। द E/m ऑफ पार्टिकल कंस्टिट्यूटिंग द एनोड रे इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। देखो यही चीज था, इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन में चाहे कोई भी गैस ले लो सबके लिए E/m क्या आ रहा था, इलेक्ट्रॉन के लिए सेम आ रहा था, बट यहाँ पे E/m सबके लिए क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। सो E/m ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम,
अब प्रोटॉन का वेट कितना होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो इसको डिवाइड किया तो 9.579 इंटू 10⁻4 कूलम पर ग्राम आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है तुम्हारा, सबसे मैक्सिमम आ रहा है किसी भी पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो इसलिए इसको प्रोटॉन फंडामेंटल कुछ करके बोल दिया था। ठीक है, तो E/m ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, ये प्रोटॉन के लिए है, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए होता है। और दूसरा गैस डालेंगे ना यहाँ पे तो दूसरा कुछ आएगा, और कोई अलग गैस डालेंगे तो अलग आएगा। वही चीज लिखा है कि E/m रेशियो ऑफ एनोड रे, मतलब पार्टिकल कंस्टिट्यूटिंग एनोड रे इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। बात समझ में आ गई? तो ये था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। यस सर। फिर यहाँ पे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, प्लम पुडिंग मॉडल, उसी के बारे में कि जे थॉमसन 1898 ट्राइड टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्यों दे रहे थे सब लोग, क्योंकि अर्लियर जॉन डाल्टन हैड टोल्ड दैट इट एटम कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल, मींस एटम इज इंडिविजिबल, एटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन बाद में क्या पता चला कि एटम कैन बी डिवाइडेड। ठीक है, तो देयर वर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल विच वर डिस्कवर्ड, नेमली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जब आ गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, तो लोग सोचने लगे कि कैसे ये अरेंज होता होगा न्यूक्लियस के अंदर, या फिर कैसे अरेंज होता होगा एटम के अंदर। तो सब लोग अपना एटॉमिक मॉडल देना चालू किए। तो जो जे थॉमसन ने स्टार्ट किया अपना एटम स्ट्रक्चर। He proposed that an atom consists of a sphere of positively electricity in which electrons are embedded like plum pudding, or the seed evenly distributed in spongy mass in case of watermelon. So ये वही चीज बता रहे हैं कि वाटरमेलन में जैसे रेड कलर का जो स्पॉन्जी मास होता है जिसको हम लोग खाते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो ब्लैक ब्लैक सीड है वो क्या है तुम्हारा, नेगेटिवली चार्ज है। ये चीज वो बताया कौन, जे थॉमसन। So the radius of a sphere is the order of 10⁻⁸ सेंटीमीटर। वो अपना स्फेयर का रेडियस भी बता दिया। यहाँ पे वो कोई न्यूक्लियस जैसा बोल के कुछ डिफाइन नहीं किया। ठीक है, न्यूक्लियस का कोई कंसेप्ट नहीं था इसके मॉडल में, जे थॉमसन के मॉडल में। वो सिंपल तरबूज से और इससे कंपेयर कर दिया था, वाटरमेलन से कंपेयर कर दिया था कि जो ब्लैक सीड है वो इलेक्ट्रॉन है, और जो रेड पल्प है वो पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, इसीलिए एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। मेरिट क्या था इसका, थॉमसन मॉडल कुड एक्सप्लेन द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। मतलब वो बोल रहा था न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि जितना पल्प का वैल्यू आ रहा है टोटल मिला के, सीड का वैल्यू भी जोड़ के उतना आ रहा है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इसलिए फर्स्ट चीज इसका मेरिट ये था। दूसरा, थॉमसन्स मॉडल कुड एक्सप्लेन व्हाई ओनली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आर इमिटेड when heated, as he considered the positive charge to be the immovable, assuming it to be spread over the total volume of atom। देखो ये क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन ही केवल बाहर क्यों निकलता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि जब आप अपना एटम का ये स्ट्रक्चर दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ही बाहर क्यों निकलता है। तो वो बताया कि क्योंकि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो मूव नहीं कर सकता। तुम जब तरबूज खाते हैं तो बीज निकालना आसान रहता है इन कंपैरिजन टू पल्प। बात समझ में आ रही है, बीज को तुम फेंक दोगे तुरंत निकाल के, पल्प फंसा हुआ है वहां। ठीक है, तो यही चीज वो बोला कि इसको निकालना बहुत आसान है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, लेकिन इसको हम लोग नहीं निकाल सकते पल्प को, क्योंकि पल्प इमूवेबल है। तो दो चीज वो एक्सप्लेन कर दिए थे। He could explain the formation of ions and ionic compound। ठीक है, सो वो आयंस का फॉर्मेशन को बता सक रहा था, आयोनिक कंपाउंड भी बता सक रहा था कि सीधा बोल देगा एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। डिस्क्रीट यूनिट में नहीं, लेकिन फिर भी बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज अंदर बढ़ता जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, सो दे ही प्रूव्ड 3 पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट इसका क्या था, मेरिट था। नाउ मूव टू डिमेरिट्स। डिमेरिट क्या था कि द मॉडल कुड नॉट सेटिस्फाई द फैक्ट प्रपोज्ड बाय द रदरफोर्ड। दिस मॉडल कुड नॉट सेटिस्फाई द फैक्ट proposed by the Rutherford through his alpha particle scattering experiment and hence was discarded। मतलब ये क्या कर पाया कि जो रदरफोर्ड अपना अल्फा पार्टिकल से डिस्कवरी करके बताए वो सबको नहीं बता पाया। नॉट सेटिस्फाई द फैक्ट प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड थ्रू हिज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए थे रदरफोर्ड, तो उसमें जो जो कंक्लूजन वो बताए थे वो सब एक भी कंक्लूजन को ये प्रूफ नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये देखो
हम तो इसका जो वर्क था उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, तो अब रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या होता है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड अपने कोवर्कर के साथ नंबर ऑफ न्यूमरस एक्सपेरिमेंट इन विच अल्फा पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव सोर्स। रेडियो एक्टिव सोर्स मतलब क्या होता है, जैसे एलिमेंट होते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव मतलब जो रेडिएशन छोड़ते हैं अपने बॉडी से। ठीक है, जो एलिमेंट्स है लाइक पोलोनियम हो गया, और भी नीचे रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिल जाएगा तुमको पीरियोडिक टेबल में, रेडियम हो गया। ठीक है, तो ये सब, तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करता है, रेडिएशन छोड़ता है। तो यही अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा था उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जैसे पोलोनियम है, तो अलाउड टू स्ट्राइक अ थीन शीट ऑफ मेटल सच एज गोल्ड और प्लेटिनम। तो गोल्ड का थीन शीट लिए थे वो। गोल्ड का थीन शीट इसलिए लिए थे क्योंकि उनको ऐसा एलिमेंट चाहिए था जो जिसको बहुत ज्यादा पतला हम लोग कर सकते। तो गोल्ड ही नजर में आया कि गोल्ड को बहुत ज्यादा मेलिएबल है, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो जितना पॉसिबल पतला हो रहा था उतना पतला किए, ताकि उसमें 1000 एटम अरेंज हो। ठीक है, मतलब अपने दिमाग लगा के कि इतना मोटा होगा कि 1000 एटम का लेयर होगा। फिर ए बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, देखो दैट इज हीलियम न्यूक्लियस लिखा हुआ है। हीलियम न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस होता है, मतलब हीलियम के एटम से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो जो He2+ बचेगा उसी को हम लोग हीलियम पार्टिकल बोलेंगे। इज ऑब्टेन्ड बाय प्लेसिंग ए पोलोनियम इन अ लीड बॉक्स। लीड के बक्से में, लीड मतलब पीबी एक एलिमेंट होता है, उसी के बॉक्स में भर दिया गया था पोलोनियम को, और वहां से अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे। पिन होल इन द लीड बॉक्स, मतलब एक लीड का बक्सा बना लिए और उस बक्से में भर दिए पोलोनियम को। पोलोनियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और उसमें एक पिन होल था, तो वहीं से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे बाहर। इस तरह का एक बक्सा होगा लीड का। ठीक है, यहाँ पे एक पिन होल होगा और यहाँ पे तुम्हारा पोलोनियम भरा होगा, पोलोनियम एलिमेंट भरा होगा। ठीक है, तो यहीं से तुम्हारा लीड निकलना चालू हो जाएगा, मतलब लीड नहीं, यहाँ से तुम्हारा अल्फा पार्टिकल्स निकलना स्टार्ट होगा। सो दिस बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा रेज वर डायरेक्टेड अगेंस्ट द थीन गोल्ड। ठीक है, एकदम पतला सा गोल्ड का फॉइल लिए थे, जिसका थिकनेस कितना था, 0.0004 सेंटीमीटर। A circular screen coated with zinc sulfide was placed on the other side of foil। मतलब फॉल लिए हैं तो फॉल के पीछे वो क्या कहते हैं कि जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगा देते हैं। ये बात बताए थे तुम लोग को क्लास में भी कि जिंक सल्फाइड का एक लगा देते। देखो टोटल ये था इनका सेटअप। ठीक है, यहाँ पे जो तुमको दिख रहा है ये वाला, ये एक बॉक्स है लीड का बना हुआ है, जिसके अंदर पोलोनियम एलिमेंट को रखे हैं, और यहाँ से क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। ठीक है, और ये लीड प्लेट है विथ होल, मतलब ये इसी से पार हो पाएगा, इसी होल से एक एक अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा। जाके कहाँ स्ट्राइक करेगा, तो ये गोल्ड फॉइल है बीच में, और यहाँ पे क्या लगा दिए, स्क्रीन लगा दिए, सर्कुलर स्क्रीन है जिंक सल्फाइड का। तो जिंक सल्फाइड जहां जहां स्ट्राइक कर, मतलब जिंक सल्फाइड से जहां जहां तुम्हारा अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा, तो ये जिंक का जो लगा हुआ है ये ग्लो करेगा। ठीक है, ये ग्लो करेगा, तो इससे पता चल जाएगा कि अल्फा पार्टिकल यहाँ टकराया है, यहाँ टकराया है, यहाँ पे टकराया। ठीक है, ये सब पता चल जाएगा। सो about 99% of the alpha particle passed undeflected through the gold foil and cause illumination of zinc sulfide screen। ठीक है, तो यहां से जब अल्फा पार्टिकल जाना शुरू हुआ तो पीछे जाके पूरा स्क्रीन को ग्लो कर दे रहा था। फिर क्या हुआ, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल अंडरवेंट अ स्मॉल एंड लार्ज डिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द गोल्ड फॉइल। मतलब बहुत कम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट किया गोल्ड फॉइल से पास करने के बाद। ठीक है, हल्का सा। फिर अ वेरी फ्यू मतलब 1 in 20,000 वर डिफ्लेक्टेड बैकवर्ड ऑन देयर पाथ एट एन एंगल 180 डिग्री। बहुत कम 180 डिग्री पे वापस लौट गया। ठीक है, बहुत कम, 20,000 में से एक। तो अब क्या क्या वो बताए इससे देखते, ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। सिंस द लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द एटम and deflected, hence must be large empty state विद इन द एटम। मतलब एटम के अंदर मैक्सिमम क्या है, खाली है। तब कहीं पे भी हम फेंक रहे हैं अल्फा पार्टिकल, तो वो क्या हो रहा है, ऑर्डिनरली पास हो जा रहा है बिना कुछ रिएक्शन के। इसलिए क्योंकि उसका बहुत ज्यादा स्पेस क्या है, खाली है, वॉइड है।
सो फिर क्या बोल रहा है, एज सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल गॉट डिफ्लेक्टेड, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो डिफ्लेक्ट हो गया, देयरफॉर देयर मस्ट बी समथिंग मैसिव एंड पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट इन द एटम। मतलब क्या बोल रहा है कि क्योंकि कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो डिफ्लेक्ट हुआ, तो इसलिए क्या होना चाहिए, बीच में कुछ मैसिव होना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हम यहाँ से अल्फा पार्टिकल भेज रहे हैं तो वो डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए डिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी क्या है, पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है। अदरवाइज क्या होता है, तुम यहाँ से पॉजिटिव फेंक रहे हो और अंदर में कुछ पॉजिटिव चीज नहीं है, ठीक है, नेगेटिव चीज है, तो क्या होगा, जो तुम बाहर से पॉजिटिव फेंक रहे हो वो वहां पे स्टक हो जाएगा जाके, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन के कारण। लेकिन अंदर भी पॉजिटिव है और बाहर भी तुम्हारा पॉजिटिव, तुम पॉजिटिव ही डाल रहे हो, तो वो क्या करेगा, रिपेल कर देगा। उसलिए यहाँ पे लिखा है कि अल्फा पार्टिकल गॉट डिफ्लेक्टेड, therefore must be something massive and positively charged structure present in the atom। फिर बोलता है the number of alpha particle which get deflected is very small, therefore the whole positive charge in the atom is concentrated in a very small space। वो बोले कि number of alpha particle which get deflected is very small, बहुत छोटा है, ठीक है, क्योंकि बहुत कम पार्टिकल तुम्हारा डिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे 20,000 पार्टिकल अल्फा पार्टिकल जा रहा है तो सिर्फ एक डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो बहुत कम रेशियो है। वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत कम रेशियो है, और होल पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस, बहुत छोटा सा जगह पे सारा पॉजिटिव चार्ज जमा है एटम के अंदर, एक एटम के अंदर बहुत छोटा सा जगह में पूरा पॉजिटिव चार्ज जमा है। ये नहीं है कि स्कैटर्ड है ऑल ओवर द एटम। एटम मैक्सिमम होलो ही होता है या फिर वॉइड रहता है एटम, ठीक है, मैक्सिमम स्पेस एटम का वॉइड रहता है, सेंट्रल में तुम्हारा कुछ है मैसिव, और जो बहुत ज्यादा छोटा है जहाँ पे सारा पॉजिटिव चार्ज स्टोर है। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल रिट्रैक्टेड देयर पाथ, कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, अपना पाथ को रिट्रैक्ट कर लिया, वापस उसी में चल गया, straight back toward the source as a result of direct collision with the heavy mass। मतलब बहुत भारी चीज जो है बीच में, उस टाइम पता नहीं था कि ये न्यूक्लियस बन जाएगा आगे जाके, तो बहुत इससे टकरा के एकदम बैक चला गया, स्ट्रेट बैक। तो क्योंकि वो डायरेक्ट हिट कर गया था, इससे जो जो बगल से पार हो रहा था थोड़ा वो डिफ्लेक्ट हो रहा था, यहाँ पे डायग्राम दिया, और एक क्या हुआ, डायरेक्ट रिटर्न हो गया। So alpha particle are made up of 2 proton and 2 neutron are helium nuclei। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। अब रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड अपना एटॉमिक मॉडल बता रहे हैं, तो मेन फीचर क्या है, सो द एटम ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज। देखो अब वो उनको पता चल गया कि कितना छोटा है न्यूक्लियस, तो इसलिए बोले स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ एटम विच कैरीज मोस्ट ऑफ द इंटायर मास ऑफ एटम। ठीक है, अपना एक्सपेरिमेंट से वो इतना ज्यादा कंफर्म थे कि वो बोले कि एटम क्या होता है, मैक्सली क्या होता है, मोस्टली नेग्लिजिबल है उसका वेट, लेकिन जो भी वेट है वो किसके कारण आ रहा है, वो आ रहा है तुम्हारे न्यूक्लियस के कारण, ठीक है, और न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। द इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एम्प्टी स्पेसेस ऑफ एटम, द न्यूक्लियस इन डिफरेंट कंसेंट्रिक पाथ। कंसेंट्रिक मतलब एक के अंदर एक, तुम लोग मैथ्स में पढ़े ही होंगे कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, तो कंसेंट्रिक सर्कल में एम्प्टी जो स्पेसेस है वहीं पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं और न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। The number of electron in the orbit is equal to the number of positive charge in the nucleus। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस। मतलब जो चीज थॉमसन बोल रहे थे वही चीज कि जितने पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने पॉजिटिव चार्ज भी होंगे। सो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एटम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम को जब कंपेयर करेंगे तो वो बहुत बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। क्यों, क्योंकि पहले ही बता रहे थे कंपैरिजन होता था फुटबॉल और फुटबॉल के ग्राउंड से। यदि पूरा ग्राउंड स्पेक्टेटर का सी एटम है तो बीच में जो फुटबॉल रखा हुआ है वो न्यूक्लियस होगा, ठीक है, ये बोला गया था। फिर द मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, मतलब ज्यादा से ज्यादा एटम में क्या होता है, खाली होता है।
अब रदरफोर्ड मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड प्लानिटरी मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल को प्लानिटरी मॉडल इसलिए बोलते थे क्योंकि वो बताया था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक उसी प्रकार जैसे सन के चारों ओर प्लैनेट घूमते हैं। ठीक है, ये चीज वो रिलेट किया था, तो इसलिए इसको प्लानिटरी मॉडल भी बोलते हैं। आप बता रहे हैं कि यहाँ पे डिफेक्ट क्या क्या है। पहला डिफेक्ट है रदरफोर्ड डिड नॉट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिट। हर ऑर्बिट में वो बताया नहीं कि एक ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, सेकंड में कितना होगा, थर्ड में कितना होगा। According to electromagnetic theory, if charged particle is accelerated around another charged particle, then the most be continuous loss of energy due to continuous emission of radiation. This loss of energy would be slow down the speed of electron and eventually the electron would fall in the nucleus, but such a collapse does not occur. ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बताया कि एक तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, ठीक है, और उसके चारों तरफ एक नेगेटिव चार्ज वाला घूम रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज वाला जो है वो नेगेटिव चार्ज वाले को अपने में मिला लेगा। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, हम लोग बार बार देखे हैं ये सब डायग्राम कि ऑर्बिट बना के, ठीक है, कि ऑर्बिट बना लिए हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो क्या होता है, इस तरह का कोई चीज देखने के लिए मिलता है हम लोग को ऐसे। मान लो ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये सब इसका कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होगा। ये बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जिसका सेम सेंटर हो, जिसका सेम सेंटर हो उसी को कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। को सेंट्रिक मतलब जिसका सेंटर कॉमन हो, ठीक है। और इसी सब ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन ये पता नहीं पाए कि कौन से ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कौन से ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। एज ए होल न्यूट्रल है ये पता था, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दिए, लेकिन कौन से ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा ये चीज नहीं बोल पाए थे। ठीक है, ऐसा कुछ। उसके बाद हाँ, तो जब ऐसे क्या हुआ कि बीच में न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, बीच का जो न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज है, बीच में हम लोग का क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। तो बोला जब एक पॉजिटिव चार्ज वाले का एक नेगेटिव चार्ज चक्कर लगाता है तो इसकी सारी एनर्जी क्या होती है, रेडिएट होने लगती है, बाहर निकलने लगती है। तो जब ऐसे एनर्जी रेडिएट होगी तो क्या होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो अपना एनर्जी को लॉस करके न्यूक्लियस की तरफ गिर जाएंगे और चीजें क्या होगी, एक ही सेकंड में खत्म हो जाएगी। जैसे थैनोस की चुटकी बजाने से पूरा अर्थ क्लियर हो जा रहा था, उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो उनका मॉडल भी क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। अब देखो, if electron loses energy continuously, the observed spectrum should be continuous, but the actual observed spectrum consists of well-defined lines and definite frequency. Hence, loss of energy is not continuous in an atom. देखो यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है ये बताया गया, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा था कि जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है एक चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ, मतलब प्रोटॉन के चारों तरफ घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे ज्यादा एनर्जी लॉस होना चाहिए था, बट ऐसे एनर्जी लॉस नहीं होता। वो लोग स्पेक्ट्रम करके देखा, ठीक है, तो डिफिनिट लाइंस ऑफ डिफिनिट फ्रीक्वेंसीज दिखाए, तो इसलिए वो बोल दिए कि लॉस ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं हो रहा। इसके बाद आए रदरफोर्ड के बाद आए वोर्स मॉडल। तो वोर्स मॉडल में क्या था कि रदरफोर्ड के जितने भी ऑब्जेक्शंस थे उनको ओवरकम कर दिया गया था, ठीक है। तो वोर्स प्रपोज्ड ए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, एटम का क्या दिया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिए। सो द इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट क्या क्या है वोर्स के, वोर्स बताए कि द एटम हैज ए न्यूक्लियस, ठीक है, वेयर ऑल द प्रोटॉन्स प्रेजेंट। ये बात सबको पता है कि न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं,
The size of nucleus is very small and it is present at the center of atom. बोला जा रहा है कि न्यूक्लियस कहाँ है, सेंटर में अवेलेबल है, बहुत छोटा होता है. यहां तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. आश्री, कविता समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. It is just like a story. You have to listen, and there are some points which must have keep in your mind. दिमाग में थोड़ा कुछ बात रखना है. बाकी स्टोरी के जैसे एक के बाद एक सेंटेंस आ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और जा रहे हैं. और ये सब तो अभी सिलेबस में भी नहीं है, बट एनटीएससी के लिए है थोड़ा, तो बता दे रहे हैं. सो अब बोले कि ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विथ अ डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी. ये क्या बोले कि हर जो ऑर्बिट है ना, एक ऑर्बिट जो एक जो रिंग आप देख रहे हो, जिसको सेल बोल रहे हैं या ऑर्बिट बोल रहे हैं, ठीक है, उसका एक फिक्स एनर्जी है, डेफिनेट एनर्जी है. So the greater is the distance of the orbit from the nucleus, more shall be the energy associated with it. मतलब जितना दूर जाएगा, जितना दूर न्यूक्लियस से जाते जाएगा, ठीक है, सेल का नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा तो एनर्जी वैसे वैसे उसकी बढ़ेगी. ठीक है. The greater is the distance of the orbit from nucleus, more shall be the energy associated with it. So these orbits are also called